अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है अजान ने, माना, चमोली, उत्तराखंड, इंडिया से। अजान कहते हैं, मदर साहब, मेरी जिंदगी में कई ऐसे सच्चे वाकयात हैं जो मैं चाहूंगा आगे भी आपके साथ शेयर करूं। मैं आपको अपना रूहानी उस्ताद मानता हूं। उसकी वजह यह है कि मैं एक उस्ताद की बाकायदा तौर पे बैयत हुआ हूं, उनकी शागिर्दी में गया हूं और उन्होंने बहुत सारे मेरे कड़े इम्तिहान लेने के बाद मुझे अपनी शागिर्दी में लिया। ये उनके अल्फाज हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ सिखाना शुरू किया, ऐसे वज़ाइफ देने शुरू किए। और मैं हैरान हुआ उस लम्हे जब मेरी आंखों के सामने आपकी स्टोरी सुनते हुए मैं आपके चैनल MMTV पे गया तो वहां पे एक रूहानियत की मुझे एक वीडियो ऐसी नजर आई जिसमें आपने एक वजीफा सिखाया हुआ था। और मैं हैरान ये रह गया कि मेरे उस्ताद ने मुझे जब ये वजीफा सिखाया था जो आप उस वीडियो में बयान कर रहे थे, वो तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने मुझे सिखाया था। उन्होंने कहा था ये आम चीजें नहीं हैं, ये नस्ल दर नस्ल चलती हैं और उन शागिर्दों को दी जाती हैं जो इस काबिल होते हैं, इसको संभाल सकते हैं। और आप बैठे सबको वो वीडियो में बता रहे थे कि आप ये वजीफा करें। तो मुझे ये लगा कि ये बंदा क्या है, मुझे इसको जज तो करना चाहिए। तो मैंने आपसे एक क्लाइंट बन के कि मुझे काम है और आपसे काम कराना है, और किसी की उन्होंने तस्वीर भेजी। ये बात सही है, उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी कि आपसे इसके बारे में पूछना है, बताइए इनका क्या मसला है। मेरे पास जितना इल्म है मैंने उनको तफसील से वो बता दिया, उनके साथ एक वॉइस मैसेज कर दिया लंबा सा कि इनके साथ ये है ये है ये। उन्होंने कोई तारुफ नहीं दिया, उन्होंने इतना कहा जी मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, कि मदर साहब आपकी मीटिंग बुक कराना चाहते हैं, लेकिन पहले आप ये बताइए कि इनके साथ क्या मसला है, क्या मीटिंग की ज़रूरत है। तो मैंने उनको तफसील के साथ एक वॉइस मैसेज कर दिया, इनके साथ ये है ये है ये है और इस अरसे से है और इस वजह से है ये है ये है ये है। उसके बाद उनका मुझे जवाब आया, सैल्यूट है आपको, आप वाकई उस्ताद कहलाने के काबिल हैं। आपने जो कुछ बता दिया है, आपसे पहले भी मैं कई लोगों का इम्तिहान ले चुका हूं, वो नहीं बता सके। वो सिर्फ जादू कह के निकल जाते हैं, जी जादू है, पुराना है, ये बात करते हैं। लेकिन आपने जो चीज़ें बताई थी, यकीन मानिए ऐसा ही है। क्योंकि मैं आज आपको जो कहानी मज़हर साहब शेयर करने जा रहा हूँ, मेरी सच्ची ज़िंदगी की ऐसी कहानी जो मैं किसी और चैनल्स को भी भेज चुका हूँ, लेकिन आपका जो अंदाज़े बयां है वो इतना खूबसूरत है, तो मेरी ख्वाहिश है आप इसको सुनाइए। और मैं आपको अपना रूहानी उस्ताद ना सिर्फ मान चुका हूं, बल्कि उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज में भी ऐसी कई बहुत सारी बातें कहीं, और वाकई उनका भी ताल्लुक रूहानियत से है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अपने सुनने वालों को मेरा एक मैसेज ज़रूर दीजिएगा, आप जो कुछ सिखा रहे हैं यकीन मानिए ये बहुत रगड़ा लगता है उस्तादों की तरफ से। बहुत इम्तिहानों के बाद हमें उस्ताद बताते हैं आप तो वैसे ही लोगों को सिखा रहे हैं, अगर कोई सीखना चाहे तो। अजान कहते हैं, सर मेरा नाम सिर्फ अजान ही बताएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये जो लोकेशन बताई है उन्होंने ये बिल्कुल रियल है। जो ये शहर में रहते हैं, लेकिन ये कहते हैं उत्तराखंड में है, चमोली, वहाँ पे माना है गांव। उसी से भी आगे एक छोटा सा गांव है जहां हमारे दूर के रिश्तेदार रहते हैं। जैसा कि शुरू में मैंने अजान का तारुफ कराया कि उनका रूहानियत के साथ वाबस्ता हो चुके हैं, एक उस्ताद है जिनसे वो सीखते हैं। मुझे भी उनकी बड़ापन है, उस्ताद कह दिया। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने भी उनको बाद में बताई हैं। तो कहते हैं कि एक रूहानियत की सीढ़ी पे जब मैंने कदम रखा तो वो तमाम कुछ जो आप जानते हैं, मैं आपका इम्तिहान ले चुका हूँ, मुझे वहाँ से शुरू कराया गया कि ये सिखाया गया, ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है, और इस तरह मैं करता गया और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें मैं सीखता गया। अब मेरे सामने कुछ इस तरह के केसेस आते छोटे मोटे, तो मैं उनको दम करता, पानी दम करके देता और इस तरह के वज़ाइफ पढ़ता और इस तरह की चीज़ें करता, जिस तरह मेरे उस्ताद मोहतरम ने
मुझे सिखाया था वैसे ही मैं अमल करता और मैं लोगों का इलाज करता और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह शफा मिलती। ऐसे ही एक काम के सिलसिले में हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा फलां गांव चलना है और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। उन दिनों में मैं फारिग था और मैंने कहा, ये तकरीबन 2018 का एंड और 19 का दरमियान बनता है, शुरू या दरमियान तकरीबन वो कहते हैं अप्रैल या मई के वाक़या है। हम उस गांव गए और बहुत खूबसूरत गांव था, नेचर, जहां हरियाली हो, जहां सरसब्ज खेत हों, जहां मोहब्बतों का समा हो, वहां वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो वहां पता लगा कि हमारे एक दूर के रिश्तेदार भी वहां रहते हैं, उनसे मिलना हुआ, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और इस वादे पे उन्होंने मुझे वापस आने की इजाज़त दी कि आप फिर चक्कर लगाओगे। और मैंने भी उनसे वादा किया, ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा। हम दोनों दोस्त वापस आ गए कुछ अरसे के बाद, और फिर जब एक बीमारी 2020 के अंदर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी थी, तो वहीं पे मुझे तलाश थी। उस्ताद मोहतरम ने एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा बताया था जो अब मुझे जाके मुकम्मल करना था। और मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि दोबारा उसी गांव जाऊं, वहाँ रिश्तेदार भी हैं, रहने खाने पीने का कोई मसला नहीं था। लेकिन अब ये बीमारी नई नई शुरू हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना वहीं पहुँच जाऊँ, बीमारी से भी दूर रहूँगा। शहर में मिलना मिलाना, वहाँ कोई मिलना मिलाना भी नहीं है और बीमारी उतने गाँव में पहुँचती भी नहीं है। ऐसा ही हुआ, मैं उसी छोटे से गांव में पहुंच गया। वहां पे अभी वो बीमारी तो नहीं पहुंची थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से सख्ती थी, पाबंदी लगाई गई थी कि घरों से कोई बाहर ना निकले, तो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, कम आना जाना था। तो इस वजह से मैं अब खुश था कि एक ऐसी जगह पहुंच चुका हूं जहां सुकून के साथ मैं बैठ के अपना चिल्ला मुकम्मल करूंगा। वहीं जहां मैं रह रहा था, मुझे एक अलग से कमरा दे दिया गया था। सादा से लोग थे, कच्चे घरों के अंदर रहते थे, पक्के घर भी थे, लेकिन बहुत ही खालिस ग़िज़ा खाते थे। आबो हवा बहुत ताज़ा थी, उसमें ट्रैफिक का धुआं शामिल नहीं था, शोर शराबा नहीं था। अगर कानों में कोई आवाज़ सुनाई देती तो चिड़ियों की चहचहाहट थी, एक बुलबुल की आवाज़ थी, एक कुकू कू को को। यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे भी दिन के टाइम अक्सर वो बोल रही होती है, इस तरह को ये आवाज़ आती है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पहुँच के कि शुक्र है शहर की झंझट से दूर अब मैं यहाँ सुकून से अपना चिल्ला मुकम्मल कर सकूँगा। उस शाम में बैठा हुआ था और मैंने ऐसे जिक्र भी किया कि मेरा रूहानियत के साथ ताल्लुक़ भी है, कोई मसला हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं हाजिर हूँ। तो वहीं पे बात मेरी नानी ही कह लीजिए दूर की लगती थी, उन तक पहुंची तो वो मेरे पास आ गई और मुझसे मुखातिब हुई कि बेटा क्या तुम ये चीज़ें कर लेते हो? मैंने कहा नानी किस तरह की चीज़ें? उन्हें कहा ये जो किसी पे कोई मसला आ जाए, कोई जादू आ जाए या कुछ इस तरह का हो जाए तो तुम उसको ठीक कर लेते हो? मैंने कहा हाँ नानी, मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल इसको ठीक करने की, और अल्लाह की रहमत से ठीक हो भी जाता है। तो वो बोली हमारे गांव की एक खातून है, यहाँ पे उनका नाम मैं फर्जी रखने जा रहा हूँ, मेरे जन्म में अभी रज़िया नाम आया है, रज़िया रख देते हैं, उनका जो भी नाम था उन्हें का फर्जी रख लीजिएगा। तो उसके साथ मसला है, अब वो अपने घर में भी नहीं है क्योंकि घर के अंदर काफ़ी लोग वहाँ रहते हैं। तो उस खातून के 2 बच्चे हैं, एक उसकी 5 साल की बेटी है और एक उसकी 8 महीने की बेटी। लेकिन उस बेचारी रज़िया के साथ पता नहीं क्या हुआ है, दिनों के अंदर ही सूख के कांटा हो गई है, खाना पीना छोड़ दिया, एक अजीब सी हो गई है। लेकिन सब घर वाले उससे बाकायदा डरना शुरू हो गए थे। फिर उन्होंने उसको, उसके शौहर को अलग कर दिया। अब वो गांव से थोड़े ही फासले पे एक घर है जहां पे वो मियाँ बीवी, वो बंद पड़ा हुआ घर था, उसको साफ करके अब वहां रह रहे हैं। खाना पीना उठना बैठा उन बेचारों का वहीं पे है, क्योंकि सब उनको अजीब सा समझना शुरू हो गए हैं। बड़ा दिल दुखता है। बहुत ही प्यार करने वाली खातून है रज़िया, बहुत ही सादा सी मासूम सी बंदी है, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र खा गई, किसने जादू कर दिया या क्या हो गया। बेटा तुम देख सकते हो। मैंने कहा नानी हाँ बिल्कुल, अभी जाना है? कहती नहीं बेटा अभी तो रात होने लगी है, कल सुबह तुम तैयार रहना, वहीं चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं सो गया और जब सुबह उठा, नानी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने नाश्ता वगैरह किया, नाश्ता वगैरह करके नानी और मैं रवाना हो गए।
अब गांव के घर जितने भी थे वो सारे ख़त्म हो चुके थे। अब हरियाली शुरू हो चुकी थी, देहात की वो सरसब्ज लहलहाती ज़मीनें शुरू हो चुकी थीं। उनके बीच से गुज़रते गुज़रते हम एक ऐसे घर के सामने पहुँचे जिसकी हालत बताती थी काफ़ी अरसे से ये बंद घर था, लेकिन अब उसको साफ़ सुथरा करके रहने के काबिल बना दिया गया था। उसकी दीवारों के अंदर दरारें पड़ी हुई थीं, जैसे गिरने वाली हों, टूटने वाली हों दीवारें। उस दरवाजे के सामने जब हम पहुंचे तो उसका दरवाजा खुला हुआ था, आगे एक बोरी सी लटक रही थी। नानी मुझसे बोली, रुक बेटा, मैं आती हूं। नानी अंदर चली गई और मैं इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। दूर दूर तक जमीनें ही जमीनें थीं और तमाम गांव के मकानों से हट के यह मकान बना हुआ था। थोड़ी देर के बाद एक साहब मेरी नानी के साथ ही बाहर आए, आके मुझसे हाथ मिलाया, दुआ सलाम की और मुझे कहा, अंदर आ जाइए। मैं अंदर चला गया और जब मैं अंदर गया तो घर की हालत जैसे बाहर की थी वैसे ही अंदर भी यही हालत थी। अंदर एक कच्चा सा सहन था, जो फर्श था वो भी मिट्टी का बना हुआ था, जिस पे मिट्टी का लेप दिया जाता है। सामने एक बरामदा सा बना हुआ था और उसके आगे 2 मिट्टी के बने हुए कमरे थे। एक कमरे के अंदर वो शख्स जो हमें लेने के लिए आया था, उसने अपनी रिहाइश इख्तियार की हुई थी अपनी दोनों बेटियों के साथ। एक 8 महीने की और एक 5 साल की जो उसकी बेटी थी। वहीं पे खाना पीना उठना बैठना उसका था, क्योंकि दाखिल होते ही उसने मुझे अपना घर दिखाया कि ये जो कमरा है, मेरी बेटियां और मैं यहीं पे सोते हैं, लेकिन मेरी बीवी इस साथ वाले कमरे में होती है। लेकिन जिस वक्त वो मुझे लेने आया और जैसी पहली बात मेरी उसकी आंखों पे निगाह गई तो मैं हैरान हो गया। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, ऐसी लाल सुर्ख जैसे इंसान कई दिनों से सोया ना हो, बेचैनी सी, बेसकूनी सी हो, नींद ना पूरी कर पा रहा हो और उसकी आंखें सूज जाती हैं, लाल सुर्ख हो जाती हैं। तो ऐसी ही उसकी आंखें थीं और मैं जब बार बार उसकी आंखों की तरफ देख रहा था तो वो मुस्कुरा पड़ा और मुस्कुरा के बोला, ये नींद की कमी की वजह से है, मैं कई दिनों से सो नहीं सका। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, ऐसी बीवी किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन पता नहीं मेरी बीवी को किसकी नजर लग गई है। आप नेक लोग हैं, जानते हैं, इल्म रखते हैं, आइए आगे देखिए मेरी बीवी को, आप ही बता सकते हैं उसके साथ क्या मामला है। मैं अंदर दाखिल हुआ तो अंदर एक चारपाई पड़ी थी कमरे के बिल्कुल दरमियान में। उस चारपाई पे एक खातून लेटी हुई थी। उसका चारपाई के इर्द गिर्द कोई खास सामान नहीं था, अगर कोई भी जो सामान था वो दूसरे वाले कमरे में था। इस कमरे के अंदर सिर्फ एक खातून लेटी थी और उसके चेहरा चादर से, दुपट्टा किस्म का एक चादर थी, उससे उसका चेहरा ढका हुआ था। मैं चलता हुआ उसके चारपाई के जब करीब गया तो मेरी रूहानियत जो मैंने अभी तक सीखी थी, जब इस घर के अंदर मैं दाखिल हुआ था तो उसी वक्त मेरे जिस्म के अंदर एक हल्की सी वाइब्रेशन पैदा हुई थी, जो इस चीज़ का एहसास था कि मैं ऐसे घर में दाखिल होने जा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा भूतिया घर है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ घर है, जो बहुत ज़्यादा उस शैतानी मखलूक का बसेरा है उस घर में। लेकिन जब उस कमरे में मैं दाखिल हुआ जहां पे उसकी बीवी रजिया लेटी थी और उसकी जब मैं चारपाई के करीब पहुंचा तो मेरा जिस्म जो हल्का सा शुरू में ऐसे वाइब्रेट हुआ था, हल्का सा कपकपाया था, या यूं कह लीजिए सिग्नल मिले थे कि आप ऐसे घर में दाखिल होने जा रहे हो जो हॉन्टेड है, जो जिन्नात से भरा हुआ घर है। उस चारपाई के करीब जाते हुए पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं एक कदम एकदम से पीछे हटा तो मेरे साथ ही जो उसका शौहर था वो भी एक कदम पीछे हट गया, जैसे पता नहीं मैंने कुछ देख लिया हो, महसूस कर दिया हो, या मैं इतना पहुंचा हुआ हूं कि मेरी आंखों ने कुछ देख लिया है। मैंने कुछ भी नहीं देखा था, लेकिन ये एक कुदरती अमल था कि जैसे उसके मैं करीब गया मुझे एक झटका सा लगा और मैं एकदम से पीछे आ गया और वो मुझसे बोला, क्या आपने कुछ देखा है? और मैंने उसके शौहर की तरफ देखा और कहा, नहीं अभी तो नहीं, लेकिन कुछ महसूस किया है।
मैं कुछ देर खामोश रहा और उसके बाद मुझसे बोला, इसके चेहरे को इसलिए ढांप रखा है कि आप खुद देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं चलता हुआ एक सिरे पे जाके खड़ा हुआ जहां से उसके चेहरे को देखा जा सकता था। शौहर चलता हुआ करीब आया और उसने कांपते हाथों के साथ, उसका हाथ बकायदा कांप रहा था, ऐसा लगता था जैसे उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी है, मायूस हो चुका है, अपनी बीवी को खोने का खौफ है उसके अंदर बेन था। और जब उसने उस लरजते हुए हाथ को उस चादर के करीब किया और उस चादर को पकड़ के एक झटके से हटा दिया, तो फिर झटका खाने की बारी मेरी थी। सामने एक ऐसी खातून का चेहरा था जो इतने दिनों से पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था, खाना पीना छूट गया था या क्या था, उसका चेहरा ऐसा था जैसे गोश्त है ही नहीं, ढांचा होता है। ढांचा नहीं था, उसके ऊपर ये जिल्द थी, स्किन थी, लेकिन इतनी कमज़ोर और ना होने के बराबर जैसे ढांचा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कहत ज़दा इलाकों में जानवर जब सामने आते हैं तो उनकी पसलियां कलेयर गिनी जा सकती हैं, या सोमालिया की कई ऐसी तस्वीर हैं जिनमें बच्चों को देखा जा सकता है जिनकी पेट की पसलियां कलेयर नजर आ रही होती हैं। ऐसे ही उसका चेहरा कलेयर नजर आ रहा था, जैसे कोई इंसान मर जाता है और मरने के बाद उसकी खोपड़ी होती है और खोपड़ी की आंखों की जगह पे गड़े, और बाकी ये खोपड़ी की तरह खोपड़ी थी, लेकिन अभी भी उसके ऊपर उसकी जिल्द और स्किन बाकी थी, लेकिन इतनी ना होने के बराबर कि आप डर जाएं। और आंखें बिल्कुल अंदर ऐसी धंस गई थी जैसे गड्ढे पड़ गए हों। आंखें थीं लेकिन बहुत अंदर चली गई थी। और मैं उसको देख के चौंक पड़ा। वो वाकई एक थी औरत, लेकिन इस वक्त एक भयानक शक्ल हो चुकी थी। और मुझे जब उसने देख लिया कि ये भी डर गया है, कुछ देर के लिए लरस गया है, तो उसने कपड़ा वापस जल्दी से ऊपर डाल दिया। कहा, बुरा मत मानिएगा, ये कपड़ा हमेशा इसलिए डाल के रखते हैं, मैं खुद भी इसके चेहरे को देख के दुखी हो जाता हूँ, डर जाता हूँ। ये कैसी खूबसूरत, कैसी खूब सीरत भी, नेक सीरत और खूबसूरत मेरी बीवी आज इस हाल में है। बच्चों ने कई दिनों से अपनी माँ का चेहरा इसलिए नहीं देखा, अगर उन्होंने माँ का चेहरा देख लिया तो वो खौफजदा हो जाएंगे, रात को सो नहीं सकेंगे। वो जब भी माँ की बात करते हैं मैं पास लेके आता हूँ, लेकिन उनको चेहरा नहीं दिखाता। आइए मेरे साथ बाहर। अब देखने को क्या बचा था, उसके पूरे वजूद के ऊपर चादर थी, और जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हड्डियों का ढांचा ही एक वजूद होगा जैसे उसका चेहरा था। मुझे तो एक लम्हे को झटका लगते हुए ये भी महसूस हुआ कहीं सांस भी चल रही है या सांस ख़त्म हो चुकी है। मैं उससे पूछ नहीं सका, लेकिन वो जिस तरह बता रहा था वो शोहर था, यकीनन सी बात है वो जानता था कि उसके वजूद के अंदर दिल की धड़कन अभी कायम है, और जब तक दिल की आवाज़ थक 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 होती रहे तो इसका मतलब है आपकी रूह आपके जिस्म के अंदर मौजूद है। और जैसे ही ये धड़कन बंद हो जाए तो रूह परवाज कर जाती है, लेकिन वो अभी जिंदा थी। हम बाहर आ गए, खुली फजा में आके मुझे एक ठंडा, मैंने सांस लिया। मैंने गहरी सांस इसलिए ली कि मुझे अजीब लगा कि मैं एक और दुनिया से लौट के आया हूं, जैसे उस कमरे में नहीं गया था, किसी और दुनिया में गया था। मैंने उससे कहा, क्या मुझे पानी मिलेगा? उसने कहा, जी रुकिए। नानी दूसरे कमरे में उन बच्चियों के साथ थी। वो पानी लेके आया। मैंने पानी को जैसे ही अपने होंठों से लगाया तो मुझे पानी कड़वा नजर आया। क्या यहां का पानी कड़वा है? तो बोला, नहीं, यहां का पानी तो मीठा है। तो मैं एकदम से चौंक गया और फौरी तौर पे मैंने पढ़ाई की और पढ़ के पानी के ऊपर फूंक मारी, और फूंके मारने के बाद फिर से जब पानी को घूंट पिया तो पानी वाकई मीठा था। मैं समझ गया कि जिस घर में, जिस जगह में मैं आया हूं, ये छोटा मोटा मामला नहीं है, यह बहुत ही भारी भरकम मामला है। यह दिन की रोशनी थी, दिन का उजाला था, लेकिन जिस कमरे में रजिया लेटी थी वहां
बाहर की यही रोशनी ही जा रही थी, कोई बल्ब कोई कुछ नहीं था, लालटेन ही ये लोग जलाते थे, दिन को वैसे भी ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन उस कमरे के सामने खड़े हुए उस कमरे को देख ही रहा था जिसके अंदर फुल उजाला नहीं था, वही सूरज की रोशनी जितनी जा रही थी उतना ही उजाला था, लेकिन जो सामने के कोने थे उसमें अभी भी अंधेरा था। और मैं उसी कमरे की तरफ खड़ा देख ही रहा था कि क्या मंजर था, मैंने क्या देखा, एक ऐसे चेहरे को देखा कि उसी लम्हे में चौंक पड़ा। मैंने देखा एक कोने से एक ह्योला तेजी के साथ निकला है और दूसरे कोने में चला गया है। वो इतनी तेजी से मूव हुआ है कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गई हैं।